हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मैलिस। ये लॉ हमें क्या कहता है, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम को देखते हैं। आपको पता है ये आपकी कोई अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, जिसकी वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है और पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर है, ठीक है। ये जब किसी टूरमलाइन क्रिस्टल में से पास होती है लाइट, अनपोलराइज लाइट, तो वो क्या हो जाती है, प्लेन पोलराइज हो जाती है, मतलब कि वो पोलराइज्ड हो जाती है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर थी वाइब्रेशंस, वो ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है। और जो वाइब्रेशंस इस टूरमलाइन क्रिस्टल के पैरेलल हैं, जैसे कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल हैं, ठीक है, वो इसमें से पास हो जाएंगी और यहाँ हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में या एक सिंगल प्लेन में वाइब्रेशन मिल जाती है। तो ये आपकी कौन सी लाइट होगी, पोलराइज लाइट या फिर प्लेन पोलराइज लाइट। यहाँ जो इसकी इंटेंसिटी थी लाइट की, वो मान लेते आई है। जब ये इस टूरमलाइन क्रिस्टल में से पास हो जाती होगी लाइट, तो तब इंटेंसिटी क्या हो जाती है, I/2, मतलब कि हाफ हो जाती है इंटेंसिटी, ठीक है, क्योंकि कुछ ही वाइब्रेशन जो है इसमें से पास हुई है, सारी वाइब्रेशन पास नहीं हुई। अब देखिए, जो ये टूरमलाइन क्रिस्टल है, इसने इन बीम्स को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, ये लाइट को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, इसलिए हम इसको पोलराइजर कहेंगे, ठीक है। अब एक टूरमलाइन क्रिस्टल हम यहाँ और रख लेते हैं, ठीक है। अब जो ये वाइब्रेशंस है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर हैं, ये वाइब्रेशन इस टूरमलाइन क्रिस्टल से पास हो जाएंगी, क्योंकि ये इस टूरमलाइन क्रिस्टल के पैरेलल हैं, तो ये सारी की सारी वाइब्रेशंस पास हो जाएंगी। और इसकी इंटेंसिटी I/2 थी, तो ये भी इंटेंसिटी वही रहेगी I/2, ठीक है। इसको हम कहते हैं एनालाइजर। जो ये एक्सिस है पोलराइजर की, इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन। प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि ये लाइट इसमें से ट्रांसमिट हुई है, ठीक है, प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन। और जो ये एक्सिस है, इसको हम क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ एनालाइजर। एनालाइजर का प्लेन है, जहाँ एनालाइजर की ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है ना, इसको हम कहेंगे प्लेन ऑफ एनालाइजर। जब आप इसको प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन की जगह प्लेन ऑफ पोलराइजर भी कह सकते हो और इसको प्लेन ऑफ एनालाइजर, ठीक है। अब देखिए, जब ये बिल्कुल पैरेलल थी इन वाइब्रेशंस के, मतलब कि इसको हमने इस टूरमलाइन क्रिस्टल को बिल्कुल इस पोलराइजर के क्या रखा था, पैरेलल रखा था, तब ये सारी वाइब्रेशन इसमें से पास हो गई थी और इंटेंसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। जब इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, तब क्या होगा, रोटेट करने के बाद जो हमें यहाँ इंटेंसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, कम दिखाई देगी, ठीक है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। देखिए, जैसे हमने इसको यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो यहाँ जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, कम दिखाई देगी, वो हमने मान लिया I1, ठीक है। तो लॉ ऑफ मैलिस क्या कहता है कि जो यहाँ हमें इंटेंसिटी दिखाई देती है ना, जो हमें यहाँ इंटेंसिटी दिखाई देती है एनालाइजर से पास होने के बाद, वो जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोस स्क्वायर थीटा के, मतलब कि कोस थीटा के स्क्वायर के इक्वल होती है वो इंटेंसिटी। जहाँ थीटा क्या है, जो ये प्लेन ऑफ पोलराइजर है, ठीक है, और जो ये प्लेन ऑफ एनालाइजर है, ये प्लेन ऑफ एनालाइजर था, जो मैंने कहा था ये प्लेन ऑफ एनालाइजर है, ये प्लेन ऑफ पोलराइजर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, ठीक है, वो आपका क्या है, थीटा है, ठीक है। स्टेटमेंट से उसको समझते हैं, आपको समझ में आएगा क्या कहता है लॉ ऑफ मैलिस। व्हेन अनपोलराइज्ड और ऑर्डिनरी लाइट इंसिडेंट ऑन द पोलराइजर, जब कोई भी अनपोलराइज या फिर ऑर्डिनरी लाइट पोलराइजर के ऊपर हम उसको इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, ये आपका पोलराइजर है, इसके ऊपर हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया और उसके बाद जो लाइट इसमें से पास हुई उसको फिर एनालाइजर के ऊपर इंसिडेंट करवाया, ठीक है, वही कह रखा है पोलराइजर एंड देन ऑन एनालाइजर। जो इंटेंसिटी होगी इमर्जेंट लाइट की, ठीक है, जो एनालाइजर से निकली है, ठीक है, एनालाइजर से जो लाइट पास हुई है, ठीक है, उस लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। जो इस इमर्जेंट लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कोस थीटा के स्क्वायर के, ठीक है। जहाँ जो थीटा है, जहाँ ये एंगल है, वो क्या है, किसके बीच में है, बिटवीन ट्रांसमिशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजर, जो ये प्लेन ऑफ पोलराइजर का मतलब कि जो ये एक्सिस है इसके, और ये प्लेन ऑफ एनालाइजर के बीच में जो एंगल है वो, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हमने इसको थोड़ा रोटेट कर रखा है ना, तो इसको रोटेट करने के बाद ये वाला आपका क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ एनालाइजर, ठीक है। और जो ये प्लेन ऑफ पोलराइजर की एक्सिस है हमने यहाँ बना लिया है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन से जो मैंने शो करी है, ये आपकी एक्सिस है प्लेन ऑफ पोलराइजर की, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, ठीक है। इस थीटा का जो आप कोस कर दो और स्क्वायर कर दो इसका,
तो उस कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर डिपेंड करेगी ये इंटेंसिटी जो इस एनालाइजर में से पास होगी। ठीक है, यही आपकी क्या कहती, यही आपका क्या है, लॉ ऑफ मेलस। ठीक है, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो ये लाइट आ रही है, ठीक है, जो लाइट इस एनालाइजर में से पास होने के लिए आ रही है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए है। ठीक है, जो ये वाइब्रेशन है, जो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए है, जो इसमें से पास होगी। ठीक है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, ए है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ बना दिया, ये आपका है। अब देखिए जो ये ए है, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको जो मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा, एक कंपोनेंट तो आपका ये हो गया। ठीक है, ये आपका एक कंपोनेंट है, ए कोस थीटा होगा। ठीक है, और एक कंपोनेंट मान लेते हैं ये है, जो है आपका ए साइन थीटा। ये क्या है आपका, ए साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, ये कंपोनेंट क्या है, ए कोस थीटा, इसको मैंने यहाँ बना दिया, ए कोस थीटा। ठीक है, जो एंगल के साथ जो लाइन होती है उसको हम कोस थीटा वाला कंपोनेंट लेते हैं, जो एंगल से दूर जो होती है लाइन जिसके साथ एंगल नहीं होता उसको हम ए साइन थीटा वाला लेते हैं। ठीक है, तो इस पूरी डायग्राम को, जो ये वाला था, ये वाली पूरी डायग्राम थी, इसको मैंने यहाँ बना दिया। तो ये आपका ए है। ठीक है, इसको मैंने जब रिजोल्व किया तो ये ए कोस थीटा और ए साइन थीटा में रिजोल्व कर दिया। तो वही यहाँ लिखा है, लेट द एम्पलीट्यूड ए इज रिजोल्व इन टू कॉम्पोनेंट्स। जो ये एम्पलीट्यूड ए है इसको हमने दो कॉम्पोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया। पहला क्या है, ए कोस थीटा, जो कि पैरेलल है किसके, प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन के, ऑफ एनालाइजर के। जो प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन है एनालाइजर का, उसके क्या है, पैरेलल है। एनालाइजर का प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, ये देखिए, ये आपका प्लेन ऑफ एनालाइजर है ना, प्लेन ऑफ एनालाइजर, प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर। इसके जो पैरेलल जो कंपोनेंट है वो ये वाली लाइन है, इसको हमने क्या मान लिया, ए कोस थीटा। ठीक है, जो इसके पैरेलल होगा ये वाली लाइन। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने टिल्ट कर रखा है, तो जो ये लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ये इसके तो पैरेलल ही होगी ना, इस पूरे प्लेन ऑफ एनालाइजर के। जो लाइन के परपेंडिकुलर वाली लाइन है, जैसे कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसको हमने ए साइन थीटा मान लिया, इसको हमने ऐसे रिजोल्व कर लिया, जो कि इसके परपेंडिकुलर है। तो ये लिखा है, लेट द एम्पलीट्यूड ए जो है उसको हमने रिजोल्व कर लिया दो कंपोनेंट्स में। एक तो ए कोस थीटा जो पैरेलल है प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर के। ठीक है, और ए साइन थीटा में रिजोल्व कर लिया जो कि परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन के। अब देखिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पोलराइजर। जो लाइट पोलराइजर में से पास हुई है उसकी इंटेंसिटी क्या हमने मानी है, आई नॉट। ये आपका पोलराइजर है, इसमें से जो लाइट पास हुई है, ठीक है, उसकी ये वाली जो वाइब्रेशन है ना लाइट की, इसकी जो इंटेंसिटी वो हमने क्या मानी है, यहाँ आई नोट है। ठीक है, आपको पता है जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और जो ये वाइब्रेशन है इनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, ए है। ठीक है, तो आई नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए स्क्वायर के, तो यहाँ वही लिखा है, आई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए इज इक्वल्स टू लगाएंगे, उसके लिए हमने एक कांस्टेंट लगा दिया के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम इंटेंसिटी निकाल लेंगे लाइट की जो पास हो रही है एनालाइजर में से। अब देखिए, जब जो ये वाली वाइब्रेशन है जो इसमें से पास होंगी उसकी इंटेंसिटी क्या है, I1 है। तो जो ये इंटेंसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एम्पलीट्यूड के, इस लाइट के एम्पलीट्यूड के। और इस लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, जो इस एनालाइजर में से पास हो जाएगी उसका एम्पलीट्यूड होगा। और इस पोलराइजर में से जो लाइट पास हो रही है वो कौन सी लाइट है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए कोस थीटा। क्योंकि आपको पता है वो वाली लाइट इस एनालाइजर में से पास होंगी जिसकी वाइब्रेशंस इसके पैरेलल होंगी, और इसकी जो पैरेलल जो होंगी वाइब्रेशन उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए कोस थीटा ही होगा ना, क्योंकि इस लाइन का ए कोस थीटा है। तो इसमें से जो वाइब्रेशंस पास होंगी उनका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए कोस थीटा। इसलिए I1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड के, अपने एम्पलीट्यूड के। वो एम्पलीट्यूड क्या है, ए कोस थीटा। तो I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ना, तो ये ए कोस थीटा है तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, I1 इक्वल्स टू के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 थी, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो I1 अपॉन आई नोट आ जाएगा, I1 अपॉन आई नोट क्या आ जाएगा, I1 अपॉन आई नोट के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन के ए स्क्वायर। के से के कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, आपके पास क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा। तो I1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया,
आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा के। तो I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया कोस स्क्वायर थीटा के। तो ये तो हमें प्रूव करना था। जो इंटेंसिटी होती है वो कोस थीटा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ये तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये आई नॉट कांस्टेंट है, तो I1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, कोस थीटा के स्क्वायर के। यही आपका क्या है, लॉ ऑफ मेलस। ठीक है, जो एनालाइजर में से जो लाइट पास हुई है उसकी जो इंटेंसिटी है जो कि I1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कोस थीटा के स्क्वायर के, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजर और प्लेन ऑफ एनालाइजर। ये एनालाइजर का प्लेन है, ये पोलराइजर का प्लेन है, और इसके बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। ये आपका क्या हो गया, इंटेंसिटी आ गई। अब देखिए यहाँ से हम दो चीजें और भी प्रूव कर सकते हैं। आपको पता है जो ये एनालाइजर बिल्कुल ऐसे मतलब कि सीधा हो, मतलब कि ये एनालाइजर बिल्कुल इस पोलराइजर के पैरेलल हो, मतलब कि इन दोनों में जो एंगल है इन दोनों में क्या हो, जीरो हो। ठीक है, इन दोनों में क्या हो, एंगल जीरो हो, मतलब कि ये बिल्कुल सीधा पड़ा हो जैसे ये पड़ा है। तो उस केस में आपकी इंटेंसिटी क्या आती है, यहाँ मैक्सिमम आती है। जो इंटेंसिटी यहाँ है वो इंटेंसिटी यहाँ होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है। तो वो हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ मैं क्या करता हूँ, थीटा की वैल्यू को जीरो पुट करता हूँ। ठीक है, यहाँ इस इक्वेशन में जब मैं थीटा की वैल्यू को जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, I1 किसके इक्वल आ जाएगा, आई नोट के। ठीक है, I1 क्या थी, इंटेंसिटी जो यहाँ थी, जो इंटेंसिटी यहाँ थी वो आई नोट थी, आई नोट इंटेंसिटी यहाँ थी, और I1 इंटेंसिटी कहाँ थी, यहाँ थी। ठीक है, जो इंटेंसिटी यहाँ है वो इंटेंसिटी यहाँ है, इसका मतलब जे इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, मतलब कि कैसा केस है, ये इसके पैरेलल है, तब जितनी इंटेंसिटी यहाँ होगी उतनी ही इंटेंसिटी यहाँ होगी। ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ से, जो थीटा जीरो है। अब मान लेते हैं आपको पता है कि जे मैं इस एनालाइजर को पूरा 90 डिग्री पे रोटेट कर दूँ, इसको बिल्कुल ऐसे रोटेट कर दूँ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ इंटेंसिटी आपको जीरो दिखेगी। ठीक है, क्योंकि कोई वाइब्रेशन इसमें से पास नहीं होगी, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। जब ये इसके परपेंडिकुलर हो तब क्या होगा, मतलब कि ये इसके 90 डिग्री पे हो, इसमें और इसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, तो जो आप यहाँ 90 पुट करोगे तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, जीरो नहीं बन जाएगी। तो I1 क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब जो यहाँ इंटेंसिटी आपको दिखेगी, जहाँ इस डायग्राम में I1, यहाँ हमने इसका I1 माना है ना, तो जो यहाँ इंटेंसिटी दिखेगी वो क्या दिखेगी, आपको जीरो दिखेगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ मेलस से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जब ये एनालाइजर बिल्कुल पैरेलल होगा इसके, तब हमें इंटेंसिटी यहाँ मैक्सिमम मिलती है, मतलब कि जो इंटेंसिटी यहाँ है वो वही यहाँ दिखती है। और जो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा इसके पोलराइजर के, तब हमें इंटेंसिटी यहाँ क्या मिलती है, जीरो दिखती है। ठीक है, तो ये था आपका लॉ ऑफ मेलस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था।